आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों के साथ और सहयोग से मुझे अपार खुशी मिल रही है कि ये मेरा और टॉक शो विद सोम का 25वां एपिसोड सिल्वर जुबली एपिसोड है। और इस एपिसोड पे हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागपुर से किया, एमटेक आईआईटी कानपुर से किया, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी यूएसए और आईएम बेंगलोर के कंबाइंड प्रोग्राम से एमबीए करने के बाद सर ने पीएचडी इकोनॉमिक्स में किया। इसके अलावा सर पूर्व काल में मैनेजिंग डायरेक्टर टू चीफ एग्जीक्यूटिव 3 पब्लिक सेक्टर में रह चुके हैं, जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव ऑफ डेयरी मिल्क फेडरेशन, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वर्तमान में सर आईपीएस एडीजी ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज न्यू दिल्ली के पोस्ट पे कार्यरत हैं। सर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस इन 2016 में मिल चुका है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्वागत करता हूं डॉक्टर संजीव पट जोशी सर का। सर स्वागत है आपका टॉक शो विद शो में। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। सर आप इतने सारे पदों पे कार्य कर चुके हैं, इतने सारे अवार्ड आपको मिल चुका है, तो अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि टॉक शो विद सोम का पर्पस ये है कि जो हमारे युवा हैं सभी लोग रोजगार जिनके पास हो, कोई भी अनएम्प्लॉयड ना हो इंडिया के अंदर, यही हमारा मिशन और विजन है। तो सर अपने परिचय थोड़ा सा बताएं कि लोगों को कैसे आपने स्टार्ट किया और यहाँ तक कैसे पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके दर्शक बंधुओं को, और अपना भारत में जितना युवा साथी हैं और भाइयों बहनों। और एक अपना भारत का तो आप सब जानते हैं जनसंख्या बहुत बड़ा है, 130 करोड़ करीब करीब। उसमें ऑलमोस्ट 50 करोड़ युवा ही होंगे, क्योंकि 1/3 ले लेंगे जो 18 साल से ऊपर हैं। और मैं सारे युवा को कहना चाहता हूँ कि एक तो अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए। जो यंग एज में, जो बचपन में पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। अब उस टाइम हम इधर-उधर हमारा ध्यान भटकता है और इधर-उधर करके हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो भी आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, कोई ऐसा नहीं खाली साइंस और आर्ट्स और कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी आपको पढ़ना है, कोई भी थोड़ा बहुत डिग्री उसमें हासिल करना है, कि अपना वो चेष्टा रहना चाहिए। दूसरी बात है कि जो मेरा है, मैं भी गाँव को बिलॉन्ग करता हूँ, उड़ीसा गाँव को बिलॉन्ग करता हूँ, वहीं से हम आए गए हैं। हमारा गाँव एक्चुअली एक आदिवासी फॉरेस्ट का इलाका गाँव है। और हमने भी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद आगे अपना जो सिलसिला चलता रहा, इंजीनियरिंग करते रहे। फिर उसके बाद अब सिविल सर्विस में आए और अपना सिविल सर्विस करियर में अलग-अलग पोस्ट पोस्ट पे रहे। मेरा तो ये 16-17 डिपार्टमेंट है। मैं इवन एक एकेडमी इंस्टीट्यूट का भी डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ उधर, जहाँ पे पीएचडी और एमबीए प्रोग्राम होता था। और मेरे को सौभाग्य है कि आईआईटी कानपुर में जब एमटेक किया था, उसके बाद 2011 में मेरे को वहाँ का डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड भी मिला है। और एनआईटी नागपुर का भी 2019 में भी डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड मिला है। मेरा सौभाग्य है। और ये मैंने जब देखा कि युवा के लिए जो एक समस्या है, रोजगार और कोई भी अपना, मैं तो सबसे आसान होकर कि स्वरोजगार, एक जो एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, वो अपना ही करने से बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम बनता है। एक तो खुद को रोजगार मिलता है, दूसरों को भी रोजगार कर देने का भी सौभाग्य मिलता है। तो स्पेशली मैं डेयरी सेक्टर में देखा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा डेयरी सेक्टर में आगे बढ़ा है। हमारा सबसे बड़ा पैदावार दूध में होता है। सबसे बड़ा जो बोवाइन एनिमल बोलते हैं, जैसे बफेलो और काऊ, सबसे बड़ा पॉपुलेशन इंडिया में है। लेकिन ये पॉपुलेशन, हमारा जो प्रोडक्टिविटी कम है। तो विदेशी का आप देखें, जर्सी, होल्स्टीन, ये सब 20-35 लीटर दूध देते हैं, बट इंडिया का 3-4 लीटर। और वो ज़्यादा खाते हैं, तो कन्वर्शन रेशियो उसको बोलते हैं डेयरी सेक्टर में, बहुत पुअर है। तो इसके लिए उनको लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके अच्छी पैदावार कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसेमिनेशन बहुत सस्ता होता है। तो सीमेंस स्ट्रॉ आता है, आजकल वेटरनरी डॉक्टर भी घर-घर में आते देते हैं, प्राइवेट एजेंसी भी है। तो आपका घर में कोई भी गाय है कि भैंस है, उसका हाइब्रिड जो जेनेटिक्स डालना चाहते हैं, नया अच्छा उसका पैदावार हो और अच्छा दूध दे, तो ये करा सकते हैं, अब गाँव-गाँव में उपलब्ध है। और तीसरी बात है कि डेयरी सेक्टर एक सबसे बड़ा है कि डेली इनकम है। दूध डेली पैदा होता है
और डेली आप कोऑपरेटिव को बेचते हैं और डेली आपको कैश मिलता है। अभी डेली ऑलमोस्ट डेली आपको कैश मिलता है। काउंटर में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जाइए और दूध दीजिए और आपको उसी तरह कैश मिल जाएगा। आजकल तो इवन डिजिटल हमारा भारत में जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो रहा है, तो उसका तो सीधा आपके अकाउंट में पहुँच जाता है पैसा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तीसरी बात है कि इसका जो गाय का है कि खाली दूध नहीं है, उसका काऊ डंग एक मैन्योर होता है। आजकल काऊ डंग बेचते भी हैं, काऊ डंग बेचते हैं, मैन्योर करके बेचते हैं। इवन पतंजलि और काफ़ी आयुर्वेद और होम्योपैथी वाले इवन गौमूत्र लेते हैं, क्योंकि वो मेडिसिनल कुछ इंडियन सिस्टम मेडिसिन में करते हैं। और तीसरी बात है कि गाय का जो एक अपना परिवार की तरफ रहता है, उसका अदर बिज़नेस मॉडल भी रहता है काफ़ी, क्योंकि छोटे-मोटे खेती करना हो तो गाय का वो उपयोग भी करते हैं गाँव में, अभी भी वो हल चलाते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो बुल हो कि गाय हो, आजकल इतना डिफरेंस रहा नहीं, तो उसको इस्तेमाल थोड़ा कर सकते हैं, जो एनिमल पावर बोलते हैं। और गाँव में एक तो अभी पंचायत राज बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, आपको पता होगा 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था अपना 1993 में। उस टाइम पहले तो अपना भारत संविधान में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था कि पंचायत राज को सशक्त करना चाहिए, लेकिन ये बाद में 1993 में पंचायत राज एक थर्ड टियर गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तरफ से अपना संविधान में कार्यरत हुआ है। उसके बाद काफ़ी प्रगति हुई है और पंचायत राज को अभी डायरेक्ट पंचायतों को पैसा जाता है। 15th फाइनेंस कमीशन का जो है, 14th फाइनेंस कमीशन में भी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का प्रावधान था पंचायतों को। हमारा 2.5 लाख पंचायत है अपना भारतवर्ष में और 2.5 लाख 2 लाख करोड़ पिछले साल गया था और इस साल भी बहुत बड़ा है। ये अपना 2020-21 में ऑलमोस्ट 60,000 61,000 करोड़ पंचायतों को जा चुका है। तो पंचायतों में काफ़ी एक अभी चल रहा है कि घर-घर अ, नल का जल। तो उसमें एक बड़ा-सा एक तो है कि प्लम्बिंग एक्टिविटी जॉब्स बहुत आसान से मिलेगा, प्लस मेसनरी कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी रहता है कि सिविल कंस्ट्रक्शन रहो, क्योंकि पानी टैंक बनाना है, उसका पाइपलाइन डालना है और डेफ़िनेटली ट्यूबवेल, बोरवेल की पंपिंग, जो इलेक्ट्रिकल का भी पंपिंग हो। तो 3 चीज़ गाँव में काफ़ी ज़ोर से काम चल रहा है, दैट इज़ प्लम्बिंग काम, पाइपलाइन डालने के लिए। दूसरी बात सिविल कंस्ट्रक्शन उसके लिए होगा और कोई पंपिंग हो तो इलेक्ट्रिकल। तीनों का युवा जो कोई ट्रेंड है, आईटीआई ट्रेंड और डिप्लोमा ट्रेंड है, आसानी से ये सब नौकरी मिल सकती है। नौकरी मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि परमानेंट नौकरी, बट लेकिन ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता है, क्योंकि ये अब जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको ये करना है, आपको एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा। दूसरी बात है गाँव में अभी काफ़ी संख्या से चल रहा है कि रोड बनाना है, गाँव के अंदर रोड बनाना है। क्योंकि ग्रामीण सड़क योजना है और पंचायतों का भी इंटरनल रोड्स जो है, ये फाइनेंस कमीशन थ्रू फंडिंग होता है और उसकी काफ़ी काफ़ी जगह हो चुका है, फिर भी कभी-कभी बाढ़ आ जाता है, कभी ऑल डैमेजेज़ आते हैं, तो दोबारा-दोबारा रिपेयर करना बनाना पड़ता है। तो मोस्टली काफ़ी जगह कंक्रीट रोड शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली ये मेसन का एक वर्क बहुत बड़ा पार्ट है। ये करते वक़्त अच्छी तरह ना करें तो फिर खराब हो जाती है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी और जो है, जो प्रोफेशनल थोड़ा स्किल्ड हो, उसकी तरह कराया जाए तो अच्छा है। रोड का भी काफ़ी काम करते हैं। तीसरी बात है अभी गाँव-गाँव में सुने होंगे बिजली लग गया सब जगह, ऑलमोस्ट कोई भी गाँव अभी बिजली से छूटा नहीं। अभी एक डिमांड हो रही है कि गाँव-गाँव में स्ट्रीट लाइटिंग अभियान किया जाए। स्ट्रीट लाइटिंग मतलब रात को आजकल धीरे-धीरे लोग पहले बहुत जल्दी सो जाते थे शाम को, आजकल रात को 9-10 बजे सोते हैं, तो कोई ना कोई बाहर में और गर्मी में टाइम देखे होंगे काफ़ी बाहर में घूमते हैं, वॉक करते हैं, कभी-कभी आजकल फिटनेस इंडिया माध्यम से भी फिटनेस के चल रहा है, तो काफ़ी वॉक, फिजिकल एक्सरसाइज ग्राउंड में जाके, तो स्ट्रीट लाइटिंग का ये भी बहुत बड़ा आजकल चल रहा है। तो उसमें डेफ़िनेटली सोलर लाइटिंग हो कि नॉर्मल कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी हो, स्ट्रीट लाइटिंग का होगा। तो स्ट्रीट लाइटिंग होने से उसका भी इलेक्ट्रिकल का काम है, क्योंकि बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं। आजकल एलईडी का चल रहा है ज़माना, तो एलईडी में थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, फिर भी खराब हो जाते हैं। कभी बारिश हो गया, कभी बहुत तूफ़ान आया तो खराब हो जाता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिक काम ज़ोर है। और सोलर लाइटिंग है तो और भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट करने का और उसमें एक व्यवसाय का ही मॉडल है, क्योंकि आप सोलर पैनल लगाइए और सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेचिए और पैसा कमाइए। क्योंकि काफ़ी जगह नेट मीटरिंग कांसेप्ट हो गया है। नेट मीटरिंग बोलते हैं, जो सोलर पैनल आपने घर में लगाया है, उसको आपका जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक कनेक्शन डाल दीजिए, तो ऑब्वियसली जो आप बिजली पैदा कर रहे हैं सोलर में, वो आपका वो इलेक्ट्रिक लाइन में चला जाएगा और अब मीटर आपको उस अमाउंट का पैसा और नॉर्मल जो बिल से काट देगा।
तो ऑब्वियसली एक तो आपको फायदा है। तो हर घर-घर में ये नेट मीटरिंग कांसेप्ट सोलर पैनल से कराएँगे, तो सोलर पैनल ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 10,000 15,000 डिपेंडिंग ऑन आपका जो कैपेसिटी है अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए भी क्लस्टर लेवल, ब्लॉक लेवल हुआ तो सोलर पैनल लगा के सबको स्ट्रीट लाइटिंग करिए, पंचायत आपको भुगतान करेगा पैसे। तो ये एक अनदर व्यवसाय मॉडल है। और तीसरी बात है, अभी जनरली चल रहा है कि जो पान प्रोड्यूस है कि और बाकी जो पैदावार है, सब्जी हुआ, फल हुआ कि गेहूँ, चावल हुआ, उसका ग्रेजुअली फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा चल रहा है, क्योंकि आजकल रॉ कोई खाता नहीं है और उसका कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करके उसका फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करके सब लेते हैं। धीरे-धीरे जो लूज़ सेल होता था खत्म हो गया। इवन गाँव में भी सपोज़ कोई गेहूँ लेके आप उसको कोई मिल में जाके वो अ, ये आटा बनाने का बहुत कम हो गया, तो ऑब्वियसली आटा बना के पैक करके बेचेंगे तो लोग आराम से लेते हैं। तो इस तरह का दाल का भी पैकिंग हुआ, मैदा का भी पैकिंग हुआ, इवन बेसन का पैकिंग हुआ, ये सब एक गाँव में भी एक बहुत बड़ा अपना व्यवसाय का एक ग्रोथ शुरू हो चुका है। तो उसमें आपका अच्छा मुनाफ़ा भी होगा और दूसरी बात गाँव का भी एक अच्छा स्वास्थ्य और हाइजीन प्रोडक्ट भी मिलेगा, क्योंकि धीरे-धीरे लूज़ प्रोडक्ट में कभी-कभी चूहे खा जाते हैं, कभी और भी कुछ आता है तो बीमारी आती रहती है, तो ऑब्वियसली पैकेट होने से बहुत अच्छा एक संविधान होगा, गाँव में भी स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा होगा। दूसरी बात कोरोना में तो आपको ध्यान दिए होंगे काफ़ी डिसइन्फेक्शन, हैंड सैनिटाइज़र, ये अभी भी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि ये कोरोना खत्म होनी हुई, तो कभी-कभी गाँव में अभी पूरा गाँव में डिसइन्फेक्शन करते हैं, जो स्प्रेइंग मॉडल। तो स्प्रेइंग मॉडल में एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, उसी मशीन को साफ-सुथरा करके उसमें अपना हैंड सैनिटाइज़र डालिए, पानी डालिए और स्प्रे करिए। इसका घर-घर में करते हैं, इसका एक अच्छा बिज़नेस मॉडल काफ़ी युवा इसका फ़ायदा लिए हैं और अच्छा कमाई भी होती है। और ये सब थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं लोकल कंडीशन को समझ के मैंने काफ़ी उदाहरण दिया और करके कराएँगे डेफ़िनेटली कोई ना कोई युवा मेरा विश्वास है कि खाली बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ पैसा कमाएगा। और बिल्कुल। बाकी जो स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं, जैसा अभी स्वनिधि प्रोग्राम गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलाया, उसमें 10,000 का लोन मिलता है। हुँ, ये अर्बन एरिया था, रूरल एरिया अभी हुआ नहीं, लेकिन धीरे-धीरे बैंक वाले भी धीरे शुरू कर रहे हैं रूरल एरिया में स्वनिधि 10,000 का वेंडर स्ट्रीट वेंडर को देने के, और वो भी रूरल एरिया में कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरीका से लोकल कंडीशंस, लोकल अंडरस्टैंडिंग, लोकल कस्टमर को समझ के कोई ना कोई युवा अपना डेफ़िनिटली कर सकता है। बहुत सही। सर जैसे आपने बीटेक किया, एमटेक किया, एमबीए किया और पीएचडी आपने इकोनॉमिक्स से किया। तो ये साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स तो इसके पीछे क्या मैं दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम को क्यों चुना? एक्चुअली आर्ट्स और साइंस में कोई ये एक ही कॉइन के दोनों पहलू हैं, दोनों साइड हैं। क्योंकि आर्ट्स ऑल्सो साइंस आजकल मॉडर्न रिसर्च में टोटल इंटीग्रेटेड रिसर्च कांसेप्ट हो गया, इंटीग्रेटेड नॉलेज कांसेप्ट हो गया। पहले बड़ा वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते थे, हिस्ट्री पढ़ा था मतलब उसको कोई साइंस का ज्ञान नहीं होता था। लेकिन आज धीरे-धीरे क्या हो गया, सब में साइंस इन्वॉल्वड है, सब में इवन ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स इन्वॉल्वड है। क्योंकि धीरे-धीरे ऐसा कांसेप्ट अभी नॉलेज बढ़ रहा है और जितना इंटीग्रेटेड हो उतना ही आपका जो बोलते हैं ना कि एक बोलते हैं कि डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विज़डम, ये अपना नॉलेज का एक रहता है। पहले आप डेटा लेते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, उसके बाद नॉलेज बनाते हैं, विज़डम बनाते हैं। जब ये इंटीग्रेटेड होता है, विज़डम लेवल डेवलप होता है। तो ये हम सब लोग जो पढ़े लिखे हैं डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली विज़डम होने से फिर आपको जो मज़ा आता है और जो जो नॉलेज का जो अपने खुद को लिए और दूसरों के लिए भी जो प्रभावित करता है कि फ़ायदेमंद होता है, वो विज़डम में ही होता है। क्योंकि बाकी जो है हाफ बेक्ड है, लेकिन विज़डम इज़ फुल्ली बेक्ड। तो उसको जो मज़ा लेना है तो ऑब्वियसली वन हैज़ टू डेवलप ऑल कांसेप्ट ऑफ नॉलेज टुगेदर। और मेरा इंटरेस्ट यही रहा कि भले मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हूँ, लेकिन अलग-अलग अ डोमेन में जाने का इंटरेस्ट रहा, क्योंकि मैं तो वेटरनरी डॉक्टर नहीं था, लेकिन डेयरी सेक्टर चलाया और उसको मैंने 1 साल के अंदर ही प्रॉफ़िट, जो 5 साल से लॉस चल रहा था, मैंने उसको 1 साल में प्रॉफ़िट करके 14 करोड़ प्रॉफ़िट सुपर, करवाया था। सुपर, सुपर। और उसका मैं जब छोड़ा था, जब जॉइन किया था 750 करोड़ टर्नओवर था और छोड़ा था ऑलमोस्ट 1250 करोड़ टर्नओवर हुआ था, ओह! 500 करोड़ बढ़ाया था। और अभी भी मैं बहुत ही आनंद लगता है कि डेयरी सेक्टर में इसको बात करूँ, इसको प्रभावित करूँ। काफ़ी जो मैं किया भी उड़ीसा में 2-3 मेरे दोस्त थे, खुद ही मेरा मतलब काफ़ी पर्सुएशन में वो डेयरी सेक्टर में आए, वो अभी बड़ा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। एक उड़ीसा में मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में संबलपुर में है, तो दूध पैदा करते हैं तो वो 60 की ₹70 पर लीटर बेचते हैं। नॉर्मली वाओ! मार्केट में अभी 40-50 वो जी। डोर स्टेप डिलीवरी करके हाँ, बड़ा हाँ। क्वालिटी की
डोमेस्टिक ब्रीड के रख के वो 60-70 रुपए पर लीटर मंगाते हैं, और ऑलमोस्ट डेली उनका एक डेयरी बिजनेस बहुत ही थ्रबिंग बिजनेस हो गया। तो और भी काफी ऐसे उदाहरण है। और दूसरी बात, आदिवासी इलाकों में मैं देखा हूँ कि जो अपना टेररिज्म और नक्सलिज्म बोलते हैं, मैंने उस टाइम भी बहुत बड़ा किया था। नक्सलिज्म को खत्म करना खाली अपना एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट खत्म नहीं होगी। मैं बोला डेयरी बहुत स्ट्रांगली करिए, क्योंकि आदिवासी जानवर को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी आपने गए होंगे और युवा लोग भी देखे होंगे, आदिवासी इलाके में गाय भैंस को घर में अंदर रख के वो खुद ही बाहर सोते हैं, क्योंकि इतना उनका रहता है कि कोई उनको चुरा ना ले जाए, कोई जानवर को अटैक ना करे। कोई बहुत प्यार करते हैं। ऑब्वियसली ये जो गाय भैंस है उनके पास होगा, तो ये अपने एक्टिविटी में रहेंगे। फिर दूसरी बात, उनका एजुकेशन लिटरेसी बढ़ेगा, पैसा काउंट करना, दूध कैसे निकालना, वेटरनरी साइंस का थोड़ा नॉलेज रहेगा। फिर उसके बाद खोपड़ी से इंटरेक्शन होगा। तो अभी ऐसे आदिवासी जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये नक्सलिज्म में भटकते हैं, तो ऑब्वियसली ये दूर हो जाएगा। मैं ऐसे काफी किया था, काफी स्टेट ने उसको बहुत लेके करा भी। अब कुछ सक्सेस भी हुए होंगे, लेकिन डेफिनेटली उस तरह का ही सोचना पड़ेगा हमको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कभी मिलते नहीं, इनडायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। जी, जी। सर आप स्टेट फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी एज़ ए लीड कर चुके हैं। तो जैसे आपने डेयरी सर्कल में बताया इतने सारे ऑप्शंस हैं युवाओं को अपना करियर बनाने के लिए। तो इस फ़ील्ड में फ़िल्म डेवलपमेंट में क्या-क्या चांसेज़ हैं? फिल्म डेवलपमेंट आजकल जैसा बिजनेस हो गया कि ओनली फिल्म बनाना की शूटिंग करना नहीं होता, उसका सपोर्टिंग सर्विसेज काफी होता है। मैंने उस टाइम ये देखा था, क्योंकि कोई भी आजकल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म बनाना आता है, कि टीवी सीरियल बनाना आता है, कि सिनेमा बनाना आता है, उसको काफी सपोर्ट सर्विसेज होता है। जैसे कैटरिंग हुआ, हुँ, उसका एक्टर्स के लिए कि सपोर्टिंग स्टाफ के लिए, जो शूटिंग तो लंबा चलता है, सुबह से शाम तक चलती है, दोपहर का खाना और बीच बीच में चाय और कोई नाश्ता वास्ता होता है, तो उसका एक कैटरिंग सर्विस का रिक्वायरमेंट होता है। सेकेंडली स्पॉट बॉय, लाइट्स के लिए भी एक स्पॉट बॉय बोलते हैं, उसका जरूरत होती है, बड़ा सा नाम होता है। फिर उसके बाद छोटा सा और कोई मतलब जैसा कोई इलाका साफ सुथरा करना होता है, कोई सेटअप, हाउसकीपिंग चाहिए। हाउसकीपिंग हुआ। नॉट ओनली हाउसकीपिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडियो सेट को सेट करना होता है, जो हाँ, हाँ। कि उसमें कारपेंटर जरूरत होती है, बाकी लाइट्स मैन जरूरत होती है, बहुत बड़ा करेक्ट, उसमें करेक्ट। रहता है। तो उसमें एक टीवी सीरियल और फिल्म शूटिंग में मिनिमम पर दिन 200 यंग लोग का जरूरत सुपर, ऑलमोस्ट। ओके। तो ये जब होता है, तो ऑब्वियसली कभी-कभी लोग स्टूडियो में भी करते हैं, और कभी-कभी गाँव इलाका में जाते हैं, जहाँ पे उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पसंद आए। कभी-कभी धीरे-धीरे आप सुने होंगे, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई जी, जी। हिमाचल जा रहा है, कोई इवन गाँव में जाता है, कोई किसी सुन जरूरत होती है, कोई आदिवासी इलाका में जा रहा है, वो शूट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जी, लोकल यूथ उसको करते हैं, लेकिन उसका क्या है, एग्रीगेशन जरूरत है, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई इंडिविजुअल लेबर और इंडिविजुअल यूथ को जाके पूछेगा नहीं, तू मेरा काम कर देगा। कोई ना एक नोडल पर्सन होना चाहिए, जो उसके पास 15-20 आदमी, 50 आदमी हो, तो एक नोडल आदमी हो, तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कॉन्टैक्ट कर सके, मेरे पास इतना आदमी है, आप इनको एंगेज करिए, तो बहुत आसान होता है। ओके, क्योंकि ओके। प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए इतना टाइम नहीं है कि गाँव में हर घर में ढूंढे। तो ये युवा लोग एग्रीगेटर का एक बिजनेस करेंगे, तो बहुत बड़ा फायदा होता है। और ये अभी धीरे धीरे चल रहा है, जैसा प्लम्बिंग सिटी में, जो अर्बन एरिया में प्लम्बिंग का एग्रीगेटर, ये एक एक प्लम्बर को कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता, तो उसका एग्रीगेटर होता है, जो तो कई हवा जैसा अपना आजकल मोबाइल ऐप में भी अर्बन क्लैप ये सब आ रही है, ये बेसिकली एग्रीगेटर है। जी, जी। तो उस तरह युवा लोग भी एग्रीगेटर का बिजनेस भी करेंगे, बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये फिल्म में ये बहुत बड़ा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम कोई इसको हिस्टोरिक टैलेंट है, तो अलग बात है, क्योंकि काफी जगह आपने देखे होंगे, जो जो रूरल टैलेंट आता है आजकल टीवी शो में भी आते हैं, कि थिएटर्स में भी उभर के आते हैं, काफी हैं, प्रतिभा बहुत है, तो ऐसे आएंगे तो और भी अच्छा है। लेकिन फिल्म वर्ल्ड इज ए ड्रीम वर्ल्ड, मैं देखा हूँ खुद ही, क्योंकि इसमें फेल्योर ज्यादा होते हैं, सक्सेस बहुत कम होते हैं, तो हमने खाली सक्सेस को देख के प्रभावित हो जाते हैं। तो काफ़ी ये ड्रीम्स हो जाता है कि मैं भी हो जाऊँगा ये, लेकिन काफ़ी चोट लगती है, काफ़ी बड़े-बड़े जो एक्टर्स एक्ट्रेस को पूछेंगे, तो काफ़ी स्ट्रगल भी किए होंगे। ऐसा इतना आसान नहीं है, कि हाइली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ये। हुँ, लेकिन ये सपोर्टिंग बिज़नेस आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो युवा ओके। लोग सुपर, हैं। सुपर। सो एज़ अ सपोर्टिव आपने उसका भी बताया डेयरी फार्म का, फ़िल्म का बताया। तो जो आपका तीसरा था पब्लिक सेक्टर जिसमें आपने काम किया, रोड ट्रांसपोर्ट, तो इसमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? रोड ट्रांसपोर्ट तो मैं तो पब्लिक सेक्टर यूनिट हेड कर रहा था, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट बसेस चलाते हैं मोस्टली, क्योंकि ओके। सारे स्टेट में एक-एक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होता है, तो हुँ, उसमें लोकल, अर्बन, रूरल, सिटी ट्रांसपोर्ट सब चलाते हैं।
और वो ट्रांसपोर्ट तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन कंपोनेंट है, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है, क्योंकि जी। हर आदमी ट्रैवल करता है जॉब के लिए, कोई और शॉपिंग के लिए, इवन एंटरटेनमेंट के लिए भी ट्रैवल करता है। तो ये हर अर्बन में देखिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो है, बस है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट खुद का है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, लॉट ऑफ। रूरल एरिया में मेट्रो वेट्रो नहीं होता, लेकिन टू व्हीलर का काफी प्रेडोमिनेंस हो गया। अब हर गाँव में हर माने कितना टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स आ गए हैं। बाइसाइकिल ऑल्सो भी ट्रांसपोर्ट का है। यस, तो करेक्ट। ट्रांसपोर्ट का लोकल काफ़ी बिज़नेस करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट का है कि एक परमिट सिस्टम है, थोड़ा उसका फॉर्मलाइज़्ड है, क्योंकि एक तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए खुद चलाने के लिए, खुद का गाड़ी परचेज़ करना पड़ेगा इधर लोन से कि खुद का पैसा से। सेकंडली उसका कभी-कभी रूट सिस्टम होती है, क्योंकि उसका पर्टिकुलरली रूट परमिट लेना पड़ता है बस चलाने के लिए, क्योंकि इतना फ्री नहीं है। और दूसरी बात, कभी-कभी ये सब जीप चलाते हैं, लेकिन मोस्टली इल्लीगल होता है, भले कर लें वो अलग बात है, लेकिन पकड़े गए तो काफ़ी हेवी पेनल्टी होती है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज़ सर्टेन रेगुलेटेड बिज़नेस। और लेकिन ट्रांसपोर्ट का एक अगेन सपोर्टिंग सर्विस है रिपेयर मेंटेनेंस वर्कशॉप, क्योंकि जितना ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है उतना ही रिक्वायरमेंट धीरे-धीरे सर्विस वर्कशॉप का भी रोड साइड में भी ज़रूरत पड़ रहा है। क्योंकि सुबह टू व्हीलर खराब होती है, सब लोग खराब होता है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स है तो खराब होती है। जी। और धीरे-धीरे अभी देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक स्कूटर हो रहा है, एक नया बिज़नेस मॉडल है, चार्जिंग स्टेशन। क्योंकि जा रहा है, घर से निकला, चार्ज खत्म हो गई, रास्ते में कहीं चार्ज करना है। तो आप उसको पैसे लेके इलेक्ट्रिक चार्जर लगाइए, चार्जर बहुत कॉस्टली होता है, उसको चार्ज हाफ एन आवर, 45 मिनट जो चार्ज करे उसका पैसा आप दीजिए। और ये धीरे-धीरे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है, कहीं न कहीं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, न्यू जनरेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कॉन्सेप्ट्स का, आइडियाज़ का लेके। जैसे चार्जिंग स्टेशन बताइए, ये धीरे-धीरे इंडिया में 5 साल में देखिए हर गाँव में, हर नुक्कड़ में, हर बस स्टॉप में एक चार्जिंग स्टेशन रहेगी। जी, जैसे जी। पहले आप देखे होंगे कि एक टेलीफ़ोन बूथ रहता था। बिल्कुल, अब बिल्कुल। मोबाइल के ज़माने में टेलीफ़ोन बूथ खत्म हो गया, रेलवे स्टेशन में कि कोई बस स्टैंड में, सब खत्म हो गए। अब धीरे-धीरे चार्जिंग स्टेशन आए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सर, आप आईपीएस रह चुके हैं, आईपीएस किया होगा सर, तो ऐसे बताइए कि जो युवा 2 तरह के युवा हैं, एक जो आना चाहते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए आप क्या कहेंगे? कैसे तैयारी करना चाहिए या जो कर रहे हैं उनको कैसे क्या कहेंगे? आईपीएस तो बेसिकली ऑल इंडिया सर्विस का, 3 ऑल इंडिया सर्विस में एक ऑल इंडिया सर्विस है। तो ये यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस एग्ज़ाम हर साल में कराता है, उसी क्वालीफाई होके आना पड़ता है। और ऑब्वियसली इसकी तैयारी के लिए अभी तो जैसा सिस्टम चला हुआ है कि आपको अपना जो भी लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज प्रेफ़र करना है, और इंग्लिश 2 पहले पेपर होते हैं, उसमें क्वालीफाई मार्क्स होते हैं। उसके बाद मार्क एक 250 का एक ऐसे रहता है, उसमें वो क्वालीफाइंग होती है, मतलब उसका मार्क काउंट होता है रादर। उसके बाद 5 सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ हैं, उसके बाद अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी आपने लिया, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी जो भी लिया, वो रहते हैं। उसके बाद मेंस प्रीलिम तो पहले ही करना, क्लियर करना होगा, क्योंकि प्रीलिम पहले होता है, उसमें ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स अभी बैठ रहे हैं, उसमें 10,000 कुछ सिलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद मेंस में क्वालीफाई करके 2000 सिलेक्ट के इंटरव्यू फाइनल होता है। तो ये फाइनल लिस्ट में जो बनेगा वो अकॉर्डिंगली आपका रैंक, और आजकल तो रिजर्वेशन भी है, तो उसमें बेसिस में आपको सर्विस मिलेगी और काडर मिलेगा। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई का एक तो ब्रॉड नॉलेज की ज़रूरत होती है, सेकंडली आपका काफ़ी फोकस स्टडी होना चाहिए, क्योंकि जस्ट सुपरफिशियल नॉलेज इसमें काम देता नहीं, कि मदद करता नहीं, तो डीपर नॉलेज चाहिए। और कभी-कभी लक फैक्टर भी हो जाता है, जो पहले रात को पढ़े आ गया तो बहुत सही है। तो थोड़ा-सा कंसंट्रेट एफर्ट चाहिए, और इसका ऑलमोस्ट अभी जैसा 5-6 अटेम्प्ट मिल रहा है, ऑब्वियसली काफ़ी लंबा तो मतलब अटेम्प्ट देते हैं। तो ऑब्वियसली कोशिश करेंगे तो कहीं न, हर आदमी का तो अलग-अलग डेस्टिनी है, आदमी का मेहनत अलग-अलग होता है, तो ऑब्वियसली आपका मेहनत को डेफिनिटली फल मिलता है। तो युवा डेफिनेटली जो पढ़े लिखे हैं, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद भी ये कर सकते हैं, और 21 साल के बाद ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो 21 साल का ऊपर है और जो ग्रेजुएट है, किसी भी डिसिप्लिन में, इसमें कोई फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कोई है नहीं, खाली ग्रेजुएट होना है। तो उसके बाद सब तैयारी करके सफलता पा। और सर, जैसे कि आप मिनिस्ट्री पंचायती राज के हैं और इसमें आप तो गवर्नमेंट बहुत सारा चीज़ों पे अंकुश लगाए, जैसे हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत था, तो उसको डिजिटल करके बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। अभी भी पूरी कंट्रोल नहीं हुई है, जैसा आपको भी पता है और सभी को पता है कि तो जो हम गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, वो प्रॉपर नीचे तक, जो आपके पंचायत तक पहुँच पा रही है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या-क्या कर रही है? आपने तो जो कहा कि एक भ्रष्टाचार हमारा इंडिया में
काफी शुरू से एक सिलसिला बना है। विदेशों में भी थे, लेकिन विदेशों में काफी अच्छा सोशल चर्निंग होके, सोशल रिवॉल्यूशन काफी देर खत्म हो गया। इंडिया में अभी भी ये भुगत रहे हैं, क्योंकि ये करप्शन है कि इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि हर आदमी करप्ट है, लेकिन जो कुछ करप्ट हैं बहुत ही मतलब बदतमीजी की बेइज्जती से करप्शन करते हैं, तो लोग काफी भुगतते हैं। और ये समाओ एक हमारा एक कल्चर में हो गया है कि कहीं भी ऑफिस में जाइए, आपको थोड़ा-सा उसको नहीं खिलाएँगे, कुछ नहीं करेंगे तो आज से कभी एक अशोक चक्रधर आप सुने होंगे, वो बोले थे कि नजराना, नजराना माने से पहले काम होने से पहले थोड़ा-सा टिप दो, फिर उसके बाद शुकराना, काम होने के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए दो, देन उसके बाद हकदाना, कभी-कभी ऑफिसर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा हक है इतना आपसे लेना हकदाना, देन उसके बाद जबराना मतलब जबरदस्ती किसी से घूस लेना, तो ये 4 कैटेगरी है, अभी भी चल रहा है। और लेकिन इसका समाधान है कि जितना भी आप कर लें, ह्यूमन एलिमेंट इंटरेक्शन होगा तो ये स्वाभाविक है कि करप्शन होता ही है। तो उसको ऑब्वियसली डिह्यूमनाइजिंग कांसेप्ट जो बोल रहे हैं। जैसा अभी इनकम टैक्स का आप देखे होंगे कि नॉन फेस इनकम टैक्स प्रोसेसिंग हो गया, फेसलेस बोलते हैं करेक्ट, जैसा। कोई करेक्ट। आपका कौन कर रहा है, जैसे ये एग्ज़ाम पॉइंट सेशन ऑफ में चला हुआ कांटेक्ट था नहीं कि पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं हाँ, तो पता है एग्ज़ाम तो सिस्टम में सही है। जी। तो एग्ज़ाम में सिस्टम में होता है कि वो रैंडम नंबर असाइन करते हैं, किस एग्ज़ामिनर को जा रहा है पता भी नहीं है। तो इस तरह इनकम टैक्स में भी ऐसे ही हो गया। जैसा डिजिटल पेमेंट भी ऐसी ही है। जैसा आप किसी को भुगतान करना चाहते हैं तो सीधा अकाउंट में पहुँच गया, कौन वेंडर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर पता नहीं है, तो ऑब्वियसली करप्शन कम हो जाता है, क्योंकि चेक देंगे तो आएगा सामने, उसको बोलेंगे थोड़ा बहुत घूस दे, ये तो नॉर्मली एक सिलसिला अभी भी होगा लेकिन कम है। दूसरी बात हमारा और एक है करप्शन में क्या होता है ना जनरली, और एक हमने किया है कि जियो टैगिंग आपने सुना होगा। हम्म, पंचायतों में जितना भी काम होते हैं उसको जियो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में जियो टैगिंग कांसेप्ट फोटो अपलोड करना होता है पब्लिक डोमेन। हम्म। जो भी हुआ तो उसमें क्या होता है, लोग खुद देखते हैं, खुद समझ आते हैं। पहले तो इतना डाउट होता हुआ कि नहीं, क्या हुआ पता ही नहीं। अभी तो एटलीस्ट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, सपोज कोई बोरवेल खुदा हुआ है तो बोरवेल फोटो दिख रहा है आपको वेबसाइट में, वो वेबसाइट सबको दिखता है। हो सकता है तो 19-20 का क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है, लेकिन पहले बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता था कि काम हुआ है, लेकिन अभी काम हुआ है, ये हो रहा है। तीसरी बात और है कि अभी धीरे-धीरे क्या डिजिटल में नॉट ओनली डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऑडिटिंग सिस्टम। डिजिटल ऑडिटिंग पहले पहले फिजिकली जाते थे, अभी ऑनलाइन सिस्टम ऑडिटिंग हो गया, धीरे-धीरे। तो ऑनलाइन होने से क्या होता है कि ऑडिट पंचायत का ऑडिट परफॉर्म हो गया, लोगों को सब पता चल गया ये ऑडिटेड अकाउंट है, लोग थोड़ा डाउट कम हो जाती है। अदरवाइज़ उनको रहता है पैसा आया था, कहाँ गया पता नहीं, ये रहती है। जैसा कंपनीज़ को ऑडिट फेस करना होता है हर साल में। तो पंचायतों को भी ऑडिट फेस करना होगा। ओके। दूसरी बात है कि एक सिस्टम ऑफ इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन क्या है, जैसा हमारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं हर साल, तो उसका सारे पंचायत मेंबर में जितना अ, है महिला को, पुरुष को बुला के पंचायत के बारे में डिस्कस करते हैं, तो लोग पता चलता है भाई ये काम होने वाला है और ये काम हुआ है। तो धीरे-धीरे ये लेवल ऑफ जो ट्रांसपेरेंसी डेवलप हुई है, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा करप्शन डेफिनेटली कम होगा। और पूरा ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन सिस्टम में है, भले ज़ीरो ना हो पहले के एटलीस्ट मिनिमाइज़ तो करना कोशिश करना जी, जी। सर, जैसे आपने बताया कि 2.5 लाख टोटल पंचायत हमारे इंडिया के अंदर है। तो जो अवेयरनेस अगर कहें, अभी भी गाँव, जैसे मैं खुद गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, गाँव में रहा हुआ हूँ। तो वहाँ जैसे अभी आपने बात किया कि लोग जियो टैगिंग कर लें या फिर ऐड कर देते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं। वहाँ क्या है कि जिसके पास पावर है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा या किसी डिपार्टमेंट का, बट जिसके पास पावर है वो कुछ पैसे लेके अकाउंट में पैसे जाता है, बट फिर भी वो कुछ परसेंटेज पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि आपको इतना देना पड़ेगा वरना हम नहीं डालेंगे। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जो ये कंप्लायंस कह लें। चाहिए। ये समस्या आई जहाँ पे बेनिफिशियरी सिलेक्शन का है, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण में। क्योंकि इसमें होता है कि मैं आपका नाम डाल दूँ तो मेरे को पहले दे, क्योंकि 1.5 लाख रुपया उसको सरकारी से मिलता है और फिर बाकी अपना पैसा लगेगा, अपना मकान बना। तो ये बेनिफिशियरी सिलेक्शन में अभी भी ये चल रहा है। लेकिन अभी उसका एक सिस्टम बना है कि हमारा एसईसीसी हुआ था, सोशल इकोनॉमी कास्ट सेंसस में। तो उसमें ऑलरेडी एक लिस्ट बना हुआ है कि प्रायोरिटी कौन है, नॉन प्रायोरिटी कौन है। उसी बेसिस में बेनिफिशियरी सिलेक्शन करना है। थोड़ा-सा डिस्कशन कम किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन है सरपंच को कि मैं डाल दूँ, किसको एक्सक्लूड कर दूँ, कि भाई शिकायत आती रहती है। जब भी शिकायत आती है हम लोग काफ़ी टैकल करते हैं। लेकिन जो मेरा आग्रह है कि घूस नहीं देना, ये अपना संकल्प रखना। क्योंकि आप घूस देना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली जैसा शेर आदमी का खून शिकार करता है, तो फिर वो आदमी को ही शुरू करता है। ऑब्वियसली हमारा एक टेंडेंसी हो चुका है, मेरा काम जल्दी हो जाए, मैं जल्दी आगे निकल जाऊँ, उसी
सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा इसलिए हमको डिफिकल्ट होगा, Okay. लेकिन ये हम लोग सोचना चाहिए कि घूस देना ही खुद बंद करें। तो सर जैसे कि आपकी जो मिनिस्ट्री है वो अवेयरनेस कितना फैला रही है लोगों के बीच में? मैं रूरल की बात कर रहा हूँ, एकदम एंड ऑफ द एक मानस, जैसे मान लो जिसको पता है कि हाँ चलो, आपने जैसे कहा इतने बड़े प्रोफाइल पे होने के बाद आपने कहा घूस नहीं देना है, तो अगर ये बातें सबसे नीचे लेवल पे, लोअर लेवल पे पहुंच जाए तो वो घूस ना, उनको डर नहीं होगा, क्योंकि चलो आप सर बोल रहे हैं, लेकिन जो बीच में है आपसे लेके जो नीचे तक के बीच में, ये बोलते हैं नहीं घूस दो नहीं तो काम नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा, और लोग डर जाते हैं इतना ऊपर आने के लिए। तो ये एक अवेयरनेस टाइप के लिए कोई एक्टिविटी चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं? ये तो हर साल हमारा एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक होता है, जी क्योंकि ऑल इंडिया लेवल में वहाँ पे वो विजिलेंस ओथ लेते हैं कि मैं घूस नहीं दूंगा और ना घूस दूंगा। ये होता है, ये तो सिलसिला है, और भले वो आप जो कह रहे हैं सही बात है, लेकिन फिर भी ये एकदम कॉमन सेंस है, क्योंकि घूस देना, घूस लेना एक अपराध है, सबको पता है, ये पता है कि कानूनी गलत है। तो कभी कभी अपना मेंटल मेंटल टेंडेंसी रहता है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, बाकी जल्दी हो लोग जाए। पीछे रह जाए। जी जी। तो ये एक अपना मनों का जो अपना जो रहता है मन में, वो कहीं ना कहीं हम बाहर करना है। ठीक है, मैं थोड़ा स्ट्रगल करूं, दूसरे भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर ही लेंगे उसमें तो ऑटोमेटिकली। और तीसरी बात है कि हमारा जो सिस्टम है कि जो मैं पैसा घूस पे दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल होता है। हम्म, कोई ना कोई वो अपना दारू का अड्डा चलाता है, ये आप सोचना चाहिए, क्योंकि जी पैसा ऐसा नहीं कि पैसा सब जगह सही यूज होता है। जी जी। क्योंकि घूस लेना पैसा आप देखे होंगे जो गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई टेररिज्म में भेज रहा है, कोई नक्सलिज्म भेज रहा है, कोई आसानी दारू का से अड्डा, मिला हुआ पैसा का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जो आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये मन में सोचना चाहिए कि मैं जो घूस दे रहा हूँ ये मेरे लिए ही आफत ला सकता है। जी जी, बिल्कुल सही। सर मुझे पता है आपने अपने कीमती समय में से निकाल के अपना समय दिया, और इसके लिए मैं बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो अब विदा लेने से पहले आप अंत में जो क्लोजिंग कमेंट कहें, हमारे मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? एक तो जो दर्शकों हैं, मेरा दोबारा शुभकामना है, लेकिन मैं एक आग्रह करूंगा, जो काम कर रहे हैं उसको आनंद से करिए। मजबूरी से कोई करके फायदा नहीं होगा, कोई ना आप खुद की फायदा होगा ना कोई दूसरों को फायदा होगा। दूसरी बात है कि जो करना है, कभी ना कभी हमारा जो रास्ते में है, जो कोई भीख मांग रहा है, कोई एकदम कोई औरत जरा परेशान में है, थोड़ा सा एक दिन में एटलीस्ट एक, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन कहे थे कि हम शायद हर आदमी को मदद ना कर सके, लेकिन हर दिन एक आदमी को तो मदद कर सकते। मेरा ये है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ, जो रास्ते में गरीब भिखारी है, कुछ ना कुछ, कुछ भिखारी तो अभी भीख मांगना बंद कर दिए, वाह! वो व्यवसाय करते हैं। तो इसी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा था कि कैसे कोई बिजनेस, कोई ठेला लगा हुआ है, कोई और कुछ छोटा-छोटा बेच रहा है, कुछ ना कुछ वो करता रहता है। वहाँ मैं देखा हूँ, हर आदमी, और एक है कि मैं आग्रह करूँगा, हर आदमी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। हर आदमी का प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंट इंश्योरेंस ₹12 जो प्रीमियम लगता है ना, उसका होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर लाइफ इंश्योरेंस जो ₹330 प्रीमियम होना चाहिए, उसका होना चाहिए। और 40 साल से कम हो तो उसका अटल पेंशन योजना अटल में भी पेंशन होना एनरोलमेंट होना चाहिए। चाहिए। जी, क्योंकि जी। ये सोशल हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत होना चाहिए, क्योंकि सो दैट आदमी कभी गिर भी जाए तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये भारत में देखा गया है, कोई तबीयत खराब हुआ कि कुछ हो गया तो ऑलमोस्ट 40% बिलो पॉवर्टी लाइन पे ले आता है। और ये सोशल सिक्योरिटी रहेगा, कवरेज रहेगा, तो ऑब्वियसली ये रहेगा। और दूसरी बात, मैं ये घूस नहीं देने का जो बोल रहा हूँ, मैं खुद ही, मैं डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग लॉन्ग बैक 1996 में, एक उद्योगपति ने मेरे को उसी टाइम 25,000 घूस देने की कोशिश किया, मैं उसको अरेस्ट करवाया, उसको जेल में रखवाया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में सबको डर हो गया कोई घूस ले लेगा। सर क्योंकि अपना पर्सनल उदाहरण दूँ, बस तो मेरा नाम असेंबली में लिया गया था, मतलब केरला काडर में चीफ मिनिस्टर खुद ही मेरे को तारीफ किए थे, क्योंकि एक वाओ! ऑफिसर जो, आई थिंक इंडिया में पहली बार होगा कि उस टाइम मेरा तनख्वाह शायद ₹3000 था, बताओ। और 25,000 घूस रहता तो नॉर्मली ले आम लेते आदमी हैं को ना। साधारण जी। तौर से लोग हो जाता है। मैंने उसको अरेस्ट किया, उसका भी मतलब मेरा पैर पकड़ लिया, मैं बोला ये गलती मैं माफ नहीं कर सकता, बाकी छोटा-मोटा गलती हो सकता है, चलता है, लेकिन मैं ये माफ नहीं कर सकता, आपको भुगतना होगा जो आपने क्राइम किया है। तो कहीं न कहीं अपना एक इनिशिएटिव पर्सनल लेवल में भी होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ, खुद की इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो अपना स्टैट्यूट ऑफ कंप्लायंस होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया को अगर आप जैसे ही सारे ऑफिसर मिलें, सारे मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री जो भी हेड कर रहे हैं, एडीजी हो, जॉइंट कमिश्नर हो, सब आप जैसे हों, तो मैं तो बेहिचक मैं कह सकता हूँ कि 0% ना हो, लेकिन लेस देन 10% रहेगा हमारे यहाँ करप्शन।
तो ये जितने ऑफिसर्स हैं उनको भी सुनना चाहिए। मैं तो सिर्फ वैसे अपने युवा के लिए चलाता हूँ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, करियर करना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी आपके साथ ये कहना चाहता हूँ जो बड़े पदाधिकारी हैं, बहुत बड़े लोग हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, तो उनको आपसे थोड़ा सा इंस्पायर होके कम से कम ये करना चाहिए, घूस ना ले, बाद बाकी ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आप हमारे 25वें एपिसोड पे आए। नमस्कार सर। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।